नमस्कार दोस्तों, पुरातन कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों वक्फ बोर्ड काफी चर्चा में है। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने वक्फ बोर्ड से जुड़े घोटाले के आरोप में एक विधायक को गिरफ्तार किया है। तो उधर तमिलनाडु के एक हिंदू बहुल गांव की करीब 90% जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया, जिसमें 1500 साल पुराना एक मंदिर भी है। सोचिए, दुनिया में इस्लाम के आने से पहले का बना हुआ मंदिर भी वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति होने का दावा किया है। वक्फ बोर्ड की ऐसी ही विवादित गतिविधियों और उसे मिले विशेषाधिकारों को गैर संवैधानिक बताते हुए अदालत का दरवाजा भी खटखटाया गया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या, वह क्या करता है और उसके पास में कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो आइए वक्फ बोर्ड के गठन से लेकर उसकी गतिविधियों तक एक एक बिंदु पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि वक्फ बोर्ड के पास में भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है, यानी वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक है। वक्फ बोर्ड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश के सभी वक्फ बोर्डों के पास में कुल मिलाकर 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ से अधिक जमीन पर फैली हुई है। सेना के पास में करीब 18 लाख एकड़ पर संपत्तियां हैं, जबकि रेलवे की चल अचल संपत्तियां करीब 12 लाख एकड़ में फैली हुई है। अब जो आंकड़ा जानने वाला है वो चौंका देगा। साल 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली हुई थी। मतलब साफ है कि पिछले 13 सालों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां दोगुनी से भी अधिक हो गई। आप भी जानते हैं कि जमीन का विस्तार नहीं हो सकता और ना ही जमीन को रबर की तरह खींचकर फैलाया जा सकता है। फिर वक्फ बोर्ड के हिस्से जमीन का इतना बड़ा हिस्सा इतनी तेजी से कैसे जा रहा है? दरअसल वक्फ बोर्ड देश भर में जहां भी कब्रिस्तान की घेरेबंदी करता है, उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। अवैध मजारों और नई नई मस्जिदों की भी बाढ़ सी आ रही है। इन मजारों और आसपास की जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है, क्योंकि 1995 का वक्फ बोर्ड एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की नहीं, बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है कि वो बताए कि कैसे यह जमीन उसकी है और वक्फ बोर्ड की नहीं है। 1995 का कानून यह जरूर कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है? जवाब पिछले वाक्य में दिया जा चुका है। अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना पड़ता है। सारे कागज और सबूत उसे देने होते हैं जो अब तक उस जमीन का दावेदार था या उसका मालिक था। कौन नहीं जानता है कि कई परिवारों के पास में जमीन के पुख्ता कागजात नहीं होते हैं। वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है, क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागजात देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 1947 में अंग्रेजों की अधीनता से आजादी मिलने के साथ ही भारत के बंटवारे से पाकिस्तान एक नया देश बना। तब जो मुसलमान भारत से पाकिस्तान चले गए, उनकी जमीनों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया। 1950 में हुए नेहरू लियाकत समझौते में तय हुआ था कि विस्थापित होने वालों का भारत और पाकिस्तान में अपनी अपनी संपत्तियों पर अधिकार बना रहेगा। वे लोग अपनी संपत्तियां बेच सकेंगे। हालांकि पाकिस्तान में नेहरू लियाकत समझौते के अन्य प्रावधानों को जो हस्र हुआ, वही हस्र इसका भी हुआ था। पाकिस्तान में हिंदुओं की छोड़ी जमीनें, उनके मकानों और अन्य संपत्तियों पर वहां की सरकार या स्थानीय लोगों का कब्जा हो गया। लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यहां से पाकिस्तान गए मुसलमानों की संपत्तियों को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। जो मालिकों द्वारा साथ ले जाने, बेच दिए जाने के बाद जो संपत्तियां बच गई हैं, उन्हें वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया। एनिमी प्रॉपर्टी इसमें अपवाद थी, उस पर सरकार का अधिकार हुआ। 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। यहीं से भारत के इस्लामीकरण का एजेंडा भी शुरू हुआ।
दुनिया के किसी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड नाम की कोई संस्था नहीं है। यह सिर्फ भारत में है, जो इस्लामी नहीं एक धर्मनिरपेक्ष देश है। वर्ष 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड एक्ट 1954 में संशोधन किया और नए नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी। वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि यह जमीन किसकी है, यह वक्फ का सर्वेयर या वक्फ बोर्ड तय करेगा। दरअसल वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं। इस निर्धारण के 3 आधार होते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सर्वे में जमीन का वक्फ संपत्ति होना साबित होता है। बड़ी बात यह है कि अगर आपकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता दी गई तो आप उसके विरुद्ध कोर्ट में नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड में ही गुहार लगानी होगी और वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। तब आप वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। इस ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। हालांकि राज्य की सरकार किस दल की है, इस पर निर्भर करता है कि ट्रिब्यूनल में कौन कौन होंगे। संभव है कि ट्रिब्यूनल में भी सभी के सभी मुस्लिम ही हो। वैसे भी अक्सर सरकारों की कोशिश यही होती है कि ट्रिब्यूनल का गठन ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों के साथ ही हो। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। देश में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 32 स्टेट बोर्ड है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। कहना नहीं होगा कि किसी मुसलमान को ही अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया जाता है। मोदी सरकार में मुख्तार अब्बास नकवी इस पद पर थे। उनके हटने के बाद में स्मृति ईरानी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनी। वो पारसी अल्पसंख्यक समुदाय से है। इस तरह से सेंट्रल वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष तो कभी कभार गैर मुस्लिम हो सकता है, लेकिन सारे सदस्य मुस्लिम ही होते हैं। यह कानून में सुनिश्चित किया गया है। जहां तक बात स्टेट वक्फ बोर्ड की होती है तो उसके भी सभी 7 सदस्य मुसलमान ही होते हैं। वक्फ बोर्ड में एक वकील, एक विधायक, एक सांसद, एक टाउन प्लानर, एक IAS ऑफिसर, एक स्कॉलर और एक मुतवली होते हैं। वक्फ बोर्ड कहता है कि ये सभी मुस्लिम ही होंगे। बोर्ड किसी भी जमीन पर कह दे कि यह जमीन वक्फ की है तो उसके नोटिस के खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। वक्फ ट्रिब्यूनल में गुहार लगानी होगी। सोचिए, जिस वक्फ बोर्ड ने गलत दावा किया उसके खिलाफ शिकायत की सुनवाई भी उसी का एक्सटेंडेड इंस्टीट्यूशन करेगा। अगर किसी को लगता है कि ट्रिब्यूनल पर तो संदेह नहीं किया जा सकता है, तो फिर इसी तरह का कानून, इसी तरह का ट्रिब्यूनल गैर मुस्लिमों के लिए क्यों नहीं है? वक्फ बोर्ड किस जमीन पर नोटिस जारी करेगा इसकी कोई सीमा नहीं है। इसकी जहां मर्जी उस जमीन को वक्फ की संपत्ति बता दे और जिसकी जमीन है उसे बेवजह परेशानी झेलनी पड़ती है। वक्फ बोर्ड इसका फायदा उठाकर वसूली करता है। उसे जिससे उगाही करनी होती है उसे धमकाता है कि उसकी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया जाएगा। डर के मारे वह व्यक्ति वक्फ अधिकारियों की जी हुजूरी करने लगता है और फिर मनमाने शर्त मानने को मजबूर होता है। वक्फ बोर्ड अपने असीमित अधिकारों के दुरुपयोग से गरीबों का धर्मांतरण करवाता है। वह आदिवासी इलाकों में लोगों की जमीन पर नोटिस देता है और जब व्यक्ति परेशान होता है तो उसे कहता है कि अगर वह इस्लाम अपना ले तो जमीन बच जाएगी। छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के पिछड़े इलाकों में जहां लोग पर्याप्त शिक्षित नहीं हैं, वहां वक्फ एक्ट धर्मांतरण का औजार बन गया है। तमिलनाडु का एक ताजा मामला ही ले लीजिए। प्रदेश के त्रिची जिले के एक हिंदू बहुल गांव तिरुचेंथुरई को वक्फ बोर्ड ने अपनी मिल्कियत घोषित कर दिया। बोर्ड ने कहा है कि इस गांव की पूरी जमीन वक्फ की है, जबकि उस गांव में सिर्फ 22 मुस्लिम परिवार है और हिंदू आबादी 95% है। हैरत की बात तो यह है कि यहाँ के एक मंदिर को भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह मंदिर 1500 वर्ष पुराना है, यानी दुनिया में इस्लाम के आने से पहले का बना हुआ मंदिर।
तमिलनाडु का यह मामला वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों और उसके दुरुपयोग का एक शानदार और ताजा उदाहरण है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नियम बनाया है कि अगर वक्फ की जमीन पर स्कूल, अस्पताल आदि बनते हैं तो पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। यह तब हुआ जब मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। एक तरफ सरकार मंदिरों से पैसे लेती है, दूसरी तरफ वक्फ को अनुदान देती है। सरकार मंदिर ट्रस्ट का निर्माण करती है और उसके लिए गैर हिंदुओं को भी ट्रस्ट में शामिल करने का प्रावधान है। यही नहीं, मंदिर परिसर में दुकानें खोलने की इजाजत भी गैर हिंदुओं को होती है। भारत के इस्लामीकरण की प्रक्रिया भारत विभाजन के बाद ही शुरू हो गई। देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, पाकिस्तान बना धर्म के नाम पर। इस देश में रह रहे मुसलमानों ने कहा कि वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसीलिए अलग एक देश बन गया पाकिस्तान। ऐतिहासिक तथ्य है कि जिन लोगों ने मुस्लिम देश का एजेंडा चलाकर अलग देश की मांग की, उनमें से ज्यादातर भारत में ही रह गए। इन्हीं सब आपत्तियों को लेकर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया गया है। अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके यह गुहार लगाई है कि याचिका को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाए। तो दोस्तों, जागरूक बनिए, सुरक्षित रहिए, सिर्फ धर्मनिरपेक्ष नहीं, सच्चे हिंदू और सच्चे हिंदुस्तानी बनिए। धन्यवाद।